अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग बॉम कैलोरीमीटर। तो आज हम देखेंगे कि बॉम कैलोरीमीटर के अंदर किस तरह से एंथैल्पी को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है बॉम कैलोरीमीटर। तो सबसे पहला जिसके बारे में स्टेटमेंट है वो यही है कि हम इसके अंदर एंथैल्पी को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन कौन सी एंथैल्पी को, तो सिर्फ और सिर्फ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ही हम इसके अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एंथैल्पी इसके अंदर फाइंड आउट नहीं की जा सकती। दूसरा कि किसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड आउट करते हो, तो भाई हम यहाँ पे किसी फ्यूल की, किसी फूड की या कोई अदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उसको मैं सिर्फ कंपाउंड्स ही लिख लेता हूँ, तो उनकी भी हम एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दो पॉइंट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में बहुत दफा आ चुके हैं और आते रहते हैं, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट एमसीक्यू बनता है वो ये होता है कि बॉम कैलोरीमीटर के अंदर आप कौन सी एंथैल्पी फाइंड आउट करते हो, तो वो होती है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। या फिर वो पूछ लेता है इसको इंटरेक्ट वे से कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कौन से कैलोरीमीटर के अंदर आप फाइंड आउट करते हो, तो वो होता है बॉम कैलोरीमीटर, ठीक है। फिर वो पूछता है कि बॉम कैलोरीमीटर के अंदर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन किसकी फाइंड करते हो, तो या तो वो आपको फ्यूल दे देगा या आपको वो फूड दे देगा, ठीक है, जो भी देगा, या फिर वो दोनों भी दे सकता है, ठीक है। और ऑप्शन सी कर देगा बोथ ए एंड बी, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि भाई हमने एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड क्यों करनी है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन क्यों फाइंड करनी है या बॉम कैलोरीमीटर की जरूरत क्या है, ठीक है। तो जरूरत हमें है असल में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की, ठीक है। और जब हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था तो हमने बात की थी कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंपाउंड की फाइंड कर सकते हैं जो अपने ही एलिमेंट से मिलके बनते हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज करो मुझे CH4 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मैं सिर्फ तब ही फाइंड आउट कर सकता हूं जब मैं क्या करूं, जब ये CH4 अपने ही एलिमेंट से बने। अपने ही एलिमेंट से मतलब क्या है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बन जाए, मतलब आप कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स कर दो, आपके पास CH4 बन जाए, तब तो आप इसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल वे है इसको लिखने का, ठीक है ना। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करने से CH4 कभी भी नहीं बनेगा। अगर ये कभी भी नहीं बनेगा तो फिर एंथैल्पी फॉर्मेशन आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम एंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते तो फिर भाई हमें तो करनी ही करनी है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक इनडायरेक्ट वे से इसकी एंथैल्पी फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। और वो इनडायरेक्ट वे क्या होता है आपका, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। क्यों एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कैसे करते हैं, क्योंकि कंबस्शन का जो डाटा होता है ना वो बहुत लेना बहुत ज्यादा इजी है। किस तरह से आप क्या करोगे, इसको अलहदा से जला लोगे, ठीक है। वहां से आपके पास इसकी डेल्टा HC आ जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अलग से फाइंड कर लो, इस तरह से इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अलग से फाइंड आउट कर लो, इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अलग से फाइंड आउट कर लो, ठीक है। फिर आपको पता है कि हीट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, यानी कि इस रिएक्शन की जितनी भी हीट है वो किसके इक्वल होगी, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। या आप कह लो कि हम इसको हेसिस लॉ की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को इनडायरेक्ट वे से हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, ठीक है ना। इसका डाटा हम यूज करके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करते हैं। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी थी एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फाइंड आउट करने की। इसको हम मजीद आगे आपका जो टॉपिक आने वाला है हेसिस लॉ, उसमें भी इसको मजीद क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि बॉम कैलोरीमीटर की जरूरत क्या है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वजह क्या है फाइंड करने की। तो अब हम चलते हैं बॉम कैलोरीमीटर के अंदर, ठीक है। तो देखो बॉम कैलोरीमीटर कैसा होता है। तो सबसे पहले तो इसके अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉम बोलते हैं, ठीक है। ये जो छोटा सा बॉक्स है इसको क्या होते हैं, आप कहते हो, आप बॉम कहते हो। बॉम कहने की वजह क्या है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसने बर्न होना है, और जब वो कंबस्शन उसकी होगी तो बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, और उस हीट निकलने की वजह से हम इसको कहते हैं बॉम कहते हैं, ठीक है। अब ये बॉम किस मेटल का बनाना है, ठीक है। तो दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक तो हम इसके अंदर हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन फिल करते हैं, तो आपने वो मेटल चूज करनी है जो हाई प्रेशर ऑक्सीजन का बर्दाश्त कर सके। दूसरा यहाँ पे कंबस्शन होनी है तो बहुत ज्यादा हीट निकलनी है, ठीक है। तो वो मेटल चूज करनी है जो यहाँ से सारी की सारी हीट को बर्दाश्त कर सके। ऐसा ना हो कि ये मेटल खुद रिएक्शन करती रहे या खुद यहाँ से खत्म हो जाए या टूट जाए। तो हम यहाँ पे बच्चों स्टील का बॉम्ब चूज करते हैं, ठीक है, इसके लिए, जो कि ऑक्सीजन के प्रेशर को और यहाँ पे जितनी भी बर्निंग होती है उसके प्रेशर उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और इसके अंदर एक छोटी सी क्रूसिबल होती है, ठीक है, जिसके अंदर आप सैंपल को रखते हो, ठीक है। अब ये जो क्रूसिबल होती है ना, ये प्लाटिनम मेटल की होती है, ठीक है। प्लाटिनम मेटल क्यों चूज की गई है, क्योंकि आपको पता है प्लाटिनम मेटल जो होती है वो क्या होती है, एक इनर्ट मेटल है। मतलब क्योंकि यहाँ पे बर्निंग होनी है तो ज्यादा टेंपरेचर इस भी मेटल को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। तो ऐसा ना हो कि अगर हम कोई एक्टिव मेटल रखते हैं तो हो सकता है
क्योंकि बर्निंग आपको पता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, तो हो सकता है उसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाए या कोई रिएक्शन कर ले, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनर्ट मेटल यहाँ पे रख देते हैं और 100% आपको यकीन होता है कि फिर ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, और अगर इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी तो इस मीन कि हम इंथैल्पी को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको प्लैटिनम का बनाया जाता है। अब आपको ये जो सैंपल है इसके बारे में डिस्कस लेते हैं कि ये सैंपल कितना लेना है। तो बच्चों सैंपल आपने लेना है बिल्कुल ही थोड़ी सी क्वांटिटी में। कितनी क्वांटिटी? ऑलमोस्ट तकरीबन 1 ग्राम तक आप इसको रखते हो, ठीक है ना। इससे ज्यादा आप सैंपल नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे? तो सर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है वो काफी ज्यादा लिमिटेड सप्लाई होती है, ठीक है। ऐसा ना हो कि अगर आपने सैंपल ज्यादा ले लिया तो आपका सैंपल अभी बर्न नहीं हुआ और आपकी जितनी ऑक्सीजन यहाँ पे फिल की हुई थी वो सारी खत्म हो गई है, ठीक है। तो बाकी आधा सैंपल नहीं जलेगा, आधा सैंपल आपका नहीं जलेगा, तो इट्स मीन कि आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन एक्यूरेटली फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में यहाँ पे सैंपल रखते हैं। अब दूसरा, आपको पता है कि सैंपल ने जलना है, तो जलने के लिए दूसरी चीज को जो इंपॉर्टेंट होती है वो क्या होती है बच्चों? वो होती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन को फिल करते हैं, ठीक है, हाई प्रेशर पे। ये क्या आ रही है आपकी O2 है, जो कि हाई प्रेशर पे आप यहाँ पे फिल कर देते हो, और इसका प्रेशर याद रखिएगा एमसीक्यू बन सकता है, वो होता है 20 atm प्रेशर हम रखते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है, हाई प्रेशर पे। इसीलिए बॉम्ब को स्टील का बनाया ताकि हाई प्रेशर ऑक्सीजन को बर्दाश्त कर सके, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ऑक्सीजन भी फिल कर लिया है, फ्यूल भी हो गया है, तो भाई आग भी तो जलानी है ना। तो आग जलाने के लिए आपको चाहिए स्पार्क चाहिए, चिंगारी चाहिए, ठीक है। वो किसकी आप बनाओगे? तो वहां पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क यूज करते हैं। वो क्या होता है कि आपने यहाँ पे 2 वायर्स लगा देनी है, ठीक है, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, ठीक है। मैं तो सादा सादा सा बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप कह लो कि क्या है भाईजान, आपकी ये बैटरी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, जैसे ही बैटरी का स्विच आप ऑन करोगे यहाँ से स्पार्क निकलेगा, और स्पार्क की वजह से यहाँ पे आपका जो फ्यूल होगा वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे आपने स्पार्किंग यूज की है, ठीक है। अब दूसरी चीज ये तो हो गया आपका बम। ये जो बॉम्ब होता है ना आपका बच्चों, इसके बाहर भी एक चेंबर होता है इस तरह से, ठीक है। ये बाहर वाला चेंबर है भाईजान, ठीक है। अब ये जो बाहर वाला चेंबर होता है ये कॉपर का बनाया जाता है और इसको इंसुलेट किया जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से इसकी इंसुलेशन भी करवा देते हैं कि ये हमने इसको इंसुलेट कर दिया। इंसुलेट क्यों करना है आपको सारा कुछ पता है ना, क्योंकि यहाँ से हीट ना ही तो बाहर जानी चाहिए और ना ही हीट यहाँ से अंदर आनी चाहिए, ठीक है। फिर ही हम इंथैल्पी को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। तो इसको इंसुलेशन इसकी कर दी है। अब इसके अंदर चलते हैं जी। तो इसके अंदर बच्चों यहाँ पे हम पानी को भर देते हैं, ठीक है। पानी क्यों भरना है इसकी भी कहानी होगी, ठीक है। पानी हर चीज की वजह तो होती है ना, तो यहाँ पे भी पानी को फिल किया है, कोई और चीज क्यों नहीं फिल कर दी? तो देखो जरा क्यों पानी फिल करना है, ठीक है। इसकी जो अमाउंट होती है वो तकरीबन 2 लीटर तक पानी इसके अंदर हम रखते हैं, ठीक है। पानी फिल करने की वजह क्या है? क्योंकि बाकी जितने भी लिक्विड्स है ना आपके पास, उनमें तकरीबन जो पानी होता है ना उसकी एक तो जो स्पेसिफिक हीट होती है, हीट कैपेसिटी जो है बहुत ज्यादा है। मतलब ये देखो, ये मेरे पास H2O है, ठीक है, और ये कोई और लिक्विड है, ठीक है। इसको मैं L लिख लेता हूँ, L फॉर लिक्विड, ठीक है। ये जो वाटर होता है इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है? ज्यादा है, तो इसके लिए मैंने एरो ऊपर की तरफ लगा दिया। इसकी हीट कैपेसिटी कम है, तो इसलिए मैंने एरो नीचे की तरफ लगा दिया, ठीक है। हीट कैपेसिटी ज्यादा होने का फायदा ये होगा कि वाटर ना ही तो जल्दी ठंडा होगा, गर्म होगा, और ना ही गर्म से फिर जल्दी से ठंडा होगा, ठीक है। यानी कि बहुत ज्यादा हीट को अपने अंदर बर्दाश्त कर सकता है। एक ये क्या होगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका ड्रॉबैक क्या होगा बहुत जल्दी गर्म नहीं होने का? तो जब ये बच्चों रिएक्शन होगा तो ये सारे का सारा गर्म हो जाएगा। अब जैसे ही रिएक्शन बंद होगा तो ये ठंडा होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये फौरी से ठंडा हो रहा है तो आपने जो टेम्परेचर नोट करना है T2, वो आपके पास एक्यूरेट उसकी मेजरमेंट नहीं आ सकेगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे वाटर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जल्दी से गर्म ठंडा भी नहीं होगा और जल्दी से गर्म भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम और लिक्विड भी यूज कर सकते हैं भाईजान, यहाँ पे हम एथेनॉल को भी यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक तो इसकी हीट कैपेसिटी है, दूसरी भाई इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो फ्री है, ठीक है। आपको फ्रीली अवेलेबल होता है, तो इसलिए हम वाटर को यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक तो फायदा ज्यादा है, दूसरा मिल भी फ्री में रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर चलते हैं, वाटर को भी देख लिया हमने। तो वाटर के अंदर बच्चों यहाँ पे एक थर्मामीटर भी लगा लो ना, जिसने टेम्परेचर आपको देना है। तो यहाँ पे एक थर्मामीटर सा भी लगा होता है, ठीक है। मेरी ड्राइंग ऐसी ही है वैसे, ठीक है। तो ये थर्मामीटर है आपके पास, और इस थर्मामीटर के साथ ही यहाँ पे भाईजान आपने एक स्टीरर लगाना है, ठीक है। स्टीरर क्या कर देगा, इसको घुमाएगा, इस तरह में दाने नहीं घुमाती है ना,
वही काम इसका है, ठीक है। ये भी यहाँ पे बताने का ही काम करेगा, ठीक है, जो पूरे के पूरे पानी को मूव करवाता रहेगा। उससे क्या होगा, अगर हम ये मूव ना करवाए तो यहाँ पे जो पानी होगा वो ज्यादा गर्म होगा और इस साइड में पानी ठंडा होगा, तो ये टेम्परेचर एक्यूरेट आपको नहीं देगा। तो ये जब घुमाएगा ना इसको, तो पानी पूरा जो आपका जो कह लो कि हीट जो है वो यूनिफॉर्मली पूरे सिस्टम के अंदर फैल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हो, ये आपका पूरा हो गया कैलोरीमीटर, ठीक है, जिसके अंदर एक छोटा सा बॉम भी है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखो और इस चीज को ध्यान में रखना कि यहाँ से ये भी बंद है और ये भी बंद है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं डेल्टा वी की बात करूं, यानी कि वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम चेंज की बात करूं, तो वो कितना है, 0 है। मतलब वॉल्यूम हमने कर दिया है फिक्स, ठीक है, वॉल्यूम हमने फिक्स कर दिया है, इसलिए डेल्टा वी क्या होगा, 0 होगा। अब आप किस तरह से इसकी हीट फाइंड आउट करोगे, ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला होगा, वो क्या होता है, Q इज इक्वल टू C क्रॉस डेल्टा T। इस फार्मूले से आप क्या करोगे, हीट फाइंड करोगे। लेकिन ये बात ध्यान में रखना कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट किसके इक्वल होती है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। वहां पे हम जाके उसकी बात बाद में करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा डेल्टा टी क्या होता है आपको पता है, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T1 कैसे आएगा, अभी आपने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, इसके अंदर आपने सैंपल वैंपल रख दिया है, ठीक है, इसके अंदर पानी भी भर दिया है। तो आप सबसे पहले इस पानी का टेम्परेचर नोट करोगे, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, T1 टेम्परेचर आ जाएगा, जितना भी है, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे बर्निंग स्टार्ट करवानी है, ये बर्न होगा। जैसे ही बर्निंग स्टार्ट होगी तो आपने यहाँ पे 30 सेकंड के इंटरवल के लिहाज से टेम्परेचर नोट करते जाना जब तक ये सारा बर्न नहीं हो जाता। जब सारा बर्न हो जाएगा तो आपके पास T2 आ जाएगा, तो T2 में से T1 माइनस कर देना, आपके पास डेल्टा T की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब ये जो C क्या है, C यहाँ पे बच्चों है हीट कैपेसिटी, ठीक है, C क्या है मेरे पास, हीट कैपेसिटी है। पीछे ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर हमने वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पे हम पढ़े हैं हीट कैपेसिटी। जब हीट कैपेसिटी की बात होगी तो इसका मतलब होगा कि पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी, ठीक है, पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, किसी एक स्पेसिफिक सब्सटेंस की कह लो, एलिमेंट की कह लो, या किसी मेटल की कह लो, ठीक है ना, उसकी होती है। तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होगा, पूरे सिस्टम की। तो हीट कैपेसिटी आपकी इक्वल होती है m क्रॉस s के, ठीक है। m क्या है, मास जिसकी आप हीट कैपेसिटी नोट कर रहे हो, s क्या है, स्पेसिफिक हीट, मतलब वाटर है तो वाटर का मास, तो उसकी हीट कैपेसिटी, ठीक है। आपका बॉम्ब है उसका मास, उसकी हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से हीट कैपेसिटी आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो अगर करना चाहो तो बच्चों, यहाँ पे आपके पास कह लो कि दो मेन चीजें हैं। एक तो आपके पास वाटर है जो उसने हीट को बर्दाश्त करना है, और दूसरा आपके पास ये स्टील है, ठीक है, जिसने हीट को बर्दाश्त करना है, ठीक है। तो इसकी हीट कैपेसिटी आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, एक तो आप लिख सकते हो मास ऑफ वाटर, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें ऐड कर दो किसकी, मास ऑफ बॉम्ब, ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब। तो मास ऑफ बॉम्ब आपको पता होगा, ठीक है, जब आप इसके अंदर सैंपल में भी रखोगे तो आप इसको नोट कर सकते हो। और ये बना किसका, स्टील का बना, तो स्टील की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लिटरेचर से ले सकते हो, तो वहां से आप इसकी हीट कैपेसिटी पूरे सिस्टम की फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन आपके लेवल पे करता है, आपको हीट कैपेसिटी डायरेक्ट दे देता है, तो उससे आपसे फिर वो हीट पूछ लेगा, ठीक है। तो इसके लिए परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं होना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं भूल गया हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे हमने पानी फिल किया हुआ है, ठीक है। अब पानी फिल किया हुआ है तो ये जो आपका स्टील होता है, ठीक है, इसको रस्टिंग की बीमारी होती है, ठीक है, रस्टिंग ये हो सकता है। वैसे तो हमने अगर आयरन को देखें तो आयरन का ही ये एक अलॉय होता है, तो जब हम अलॉय बना लेते हैं तो रस्टिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसको ज्यादा महफूज बनाने के लिए हम जो यहाँ पे ना इसको एनामल से, एनामल इसके साथ इसकी कोटिंग कर देते हैं, यानी कि उसको रंग कर देते हैं, ठीक है, तो उससे वो रस्टिंग से भी बच जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आपको वो देगा, डेल्टा टी आप नोट कर लोगे, ठीक है। तो इस फार्मूले में रखना, आपके पास क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जितनी भी आएगी वो आएगी किसमें, किलोजोल पर मोल में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है एंथैल्पी का, इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी हीट। लेकिन ये हीट किसके इक्वल होगी, एंथैल्पी के या इंटरनल एनर्जी के। तो मैंने बात की थी कि यहाँ से हमने वॉल्यूम फिक्स कर दिया, यहाँ से वॉल्यूम फिक्स कर दिया, मतलब डेल्टा वी का चेंज कितना आ गया, 0। और डेल्टा वी का चेंज 0 है जब भी हम हीट को स्टडी करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो किसके इक्वल होती है, क्यू के, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी डेल्टा आएगी। हमें क्या चाहिए भाईजान, हमें तो एंथैल्पी चाहिए, यानी कि हमें डेल्टा एच की चाहिए। तो डेल्टा एच फाइंड करने के लिए हम फिर इसी फार्मूले को मॉडिफाई करते हैं आपके
कोर्स में नहीं है लेकिन इसको सिर्फ देख लो, ठीक है, ताकि आपको समझ आए ना, क्योंकि वो लिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम आपने कांस्टेंट कर दिया तो फिर भाई डेल्टा ई इक्वल होता है डेल्टा एच किसके साथ इक्वल हो जाएगा, तो उसको देख लो जरा, ठीक है। तो फार्मूला होता है डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये है आपके पास फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज जो है वो नहीं है, ये तो एंथैल्पी है, ये एनर्जी है। इस चीज को देख लो क्या होता है। तो पहले देखो इस डेल्टा एन जी को, यहाँ पे जो एन होता है ये होता है बच्चों नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल। डेल्टा मतलब नंबर ऑफ मोल का चेंज, ठीक है, डेल्टा मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल का चेंज। जी का मतलब क्या है कि जब आपका कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है, कितने गैस के आपके पास मोल हैं उनको हम कहते हैं, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है ना, इसलिए जी लिखा है। जी किसको इंडिकेट कर रहा है, गैस को। मतलब इसका मतलब क्या होगा, तो देखो मेरे पास ये है कार्बन, ठीक है, इसका मैंने रिएक्शन करवाया किसके साथ, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मिला मुझे CO2 H2O, सपोज कर लो ये मिला, ठीक है। तो अब इसमें नंबर ऑफ डेल्टा एनजी किसके इक्वल होगा, डेल्टा एनजी का भी फार्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, किसके, गैसेस फेज वाले रिएक्टेंट के और गैसेस फेज वाले प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे पहले आपने लिखने नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो आपको पता है कि इसकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड स्टेट में होता है, H2 है तो गैस स्टेट में होगी, ऑक्सीजन है तो ये भी गैस स्टेट में होगी, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये भी गैस स्टेट में होगी, तो वाटर है तो वाटर लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये डेल्टा एनपी किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, वो कितना है, एक ही है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक ही है, एक में से माइनस कर देने हैं, एक इसका, टोटल हो गए 2, तो ये इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो वहां पे डेल्टा एन की वैल्यू आप क्या रखोगे, -1 रखोगे। अब आर क्या होता है, तो भाई आर आपका जनरल गैस कांस्टेंट है और इसकी आपने वैल्यू लेनी है कौन सी, जूल वाली, और वो होती है 8.314 होती है आई थिंक, ठीक है। और टी क्या होता है, जो गिवन टेम्परेचर आपको वो देगा, यानी कि जिस टेम्परेचर पे आपको वो काम करवा रहा है, ठीक है, वहां से आप टी ले लोगे तो वहां पे फिल कर दोगे तो डेल्टा ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी डेल्टा एच। सॉरी ये जो फार्मूला था ना भाईजान, इसमें डेल्टा एच इधर करोगे, हमने डेल्टा एच फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे आप डेल्टा एच रखोगे, यहाँ पे डेल्टा ई रखोगे, आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू तो है वो यहाँ पे पुट कर देना, क्योंकि वो यहाँ से आपको मिल जाएगी। डेल्टा ई आपने कैलकुलेट कर लिया, जितने भी मतलब इसको मैं और एग्जांपल आपको करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है। देखो जरा कि मेरे पास कार्बन है, इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड की और इसको बंद करवाया, ये CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये गैस स्टेट में होती है, ये भी गैस स्टेट में होती है, ठीक है। तो डेल्टा एन किसके इक्वल होता है, NP माइनस NR। NP कितना है, इसके नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। तो अगर चलो सपोज कर लो कि यहाँ पे 2 था, ठीक है, यहाँ पे भी 2 कर लो, तो फिर यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 था, मतलब ये सिर्फ बताने के लिए, वैसे तो यहाँ पे एक ही था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, फिर जितना यहाँ पे इसका होगा ना वो उसको कहते हैं क्या बोलते हैं इसको यार, अगली साल बोलते हैं ना, ठीक है। जितना वो होगा यानी कि वो नंबर ऑफ मोल होंगे इसके, यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस NR क्या होगा, सिर्फ आपने गैसेस स्टेट वाले लिखने हैं, ठीक है। NR में यानी कि रिएक्टेंट के अंदर आपका जो रिएक्टेंट गैसेस फेज में है वो सिर्फ O2 है, और उसके आपने यहाँ पे 2 लिखने हैं, तब भी आंसर 0 आएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तब भी आंसर 0 आएगा। तो जब ये आंसर 0 आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि ये सारा फैक्टर फिर 0 हो गया, और अगर ये सारा फैक्टर 0 हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा ई, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ कहानी आपकी तभी काम में आएगी जब आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के अंदर कोई एक आध रिएक्टेंट या प्रोडक्ट किसमें होगा, गैस स्टेट में होगा। अगर सभी के सभी आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में सभी के सभी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में है, तब बच्चों आपका डेल्टा एच अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है डेल्टा ई के। मतलब आप डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट तो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल करते हैं और इस टॉपिक को करते हैं खत्म, ठीक है। और उसमें आपका ये डेल्टा एच वाला कंसेप्ट है वो भी थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये आपके कोर्स में नहीं है, फिर मुझे कमेंट करके आप पूछ रहते हो कि ये सर आप कौन सी बुक को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा बुक्स यूज़ करता हूँ, लेकिन आप सिर्फ जो आपके कोर्स में होता है उसको स्टडी किया करो। लेकिन वो सिर्फ आपको बताया है समझाने के लिए कि डेल्टा ई
से हम डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। अब देखो मेरे पास एग्जांपल है कि मैं कार्बन को बर्न करवा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ग्रेफाइट को, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है। तो ये आपके पास क्या है, कार्बन की फॉर्म है ग्रेफाइट वाली, ठीक है। इसके कहता है कि 10.18 ग्राम आपके पास थे जिसको आपने करवाया बर्न, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे बर्न करवाया, तो यहाँ से आपको पता है कि Q आपका किसके इक्वल होता है, C क्रॉस डेल्टा T के। तो हमें ये दो वैल्यू चाहिए, ये तो चाहिए नहीं फिल पथ के लिए, ठीक है। तो वो कहता है कि आपका जो टेम्परेचर चेंज आया, ठीक है, जो हमने नोट किया, आपने नहीं करना T1 माइनस T2, उसने आपको डेल्टा T की ही वैल्यू दे दी, ठीक है। तो कहता है कि डेल्टा T आपका जो होता है वो इक्वल आया किसके, 3.87 के, आई थिंक है, जितना भी है इसको देख लीजिएगा बुक से, ठीक है, बुक वाली ही एग्जांपल है। तो डेल्टा T की वैल्यू कहता है कि इतनी है, ठीक है। और पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी, उसने बात की है हीट कैपेसिटी की। जब भी हीट कैपेसिटी की बात करेगा तो आप समझ जाइएगा हीट कैपेसिटी से किसकी, पूरे सिस्टम की हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करे तो वो ये भी कर सकता है कि एलआरएस इसकी दे दे और एलआरएस की दे दे, तो आप इन दोनों को जमा कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, हीट कैपेसिटी आ जाएगी। तो वो अब हीट कैपेसिटी ही दे रहा है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत क्या है। तो वो कहते हैं कि वो होती है 86.02 किलो जूल पर केल्विन, ठीक है। इतनी वो आपको क्या दे रहा है, हीट कैपेसिटी दे रहा है। आपसे मांग क्या रहा है कि इसकी एंथैल्पी मुझे बताओ कितनी है, ठीक है। तो अब आप इस दोनों को इस फार्मूले में पुट कर दो, तो Q आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 86.02 किलो जूल पर केल्विन मल्टीप्लाई बाय कितना है, 3.87 केल्विन। केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा भाईजान, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक आंसर आपके पास आएगा 332.89 किलो जूल में, ठीक है। ये आपके पास क्या आएगी, हीट आ जाएगी। अब आपको पता है कि जब भी कंबशन का प्रोसेस होता है तो हीट निकलती है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो आप इसके साथ भाई साइन यूज कर सकते हो, किसका, नेगेटिव का। अब ये जो हीट आई है वो किसके लिए आई है, वो आई है 10.18 ग्राम के लिए, ठीक है, 10.18 ग्राम के लिए ये। लेकिन हमें पता है कि जब भी हम एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी के यूनिट्स की बात करते हैं तो किलो जूल पर मोल में वैल्यू लेते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इसको स्टैंडर्ड लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से नंबर ऑफ मोल इसके फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं तो उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, कार्बन की फाइंड कर रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ गिवन मास कितना है, 10.18 डिवाइडेड बाय मोलर मास, और कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। इसको आप हल करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.843, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है वो इतने मोल के लिए आई है, आपको क्या चाहिए, 1 मोल की चाहिए। तो 1 मोल की करने के लिए भाई इसको कर दो -332.89 को डिवाइड कर दो उसके साथ, वो कितना है 0.843, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट था किलो जूल, नीचे क्या है, मोल, ठीक है। इन दोनों को हल करोगे तो भाईजान ये इक्वल आ जाएगा इसके 395 किलो जूल ऊपर वाला और नीचे वाला बार मोल कर दो, ठीक है। और यहाँ पे साइन नेगेटिव लगा दो तो इंडिकेशन करेगा रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आप हीट फाइंड कर लोगे। लेकिन ये हीट किसके इक्वल है, ये हीट है आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपने फाइंड की, ठीक है ना। बॉम्ब कैलोरीमीटर की बात कर रहा है तो कांस्टेंट वॉल्यूम भी फाइंड कर रहा है। तो यहाँ से ये आपकी इक्वल किसके है भाईजान, बच्चों ये आपकी इक्वल है किसके, डेल्टा ई के। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा ई चाहिए, हमें डेल्टा एच की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा एच के अंदर, ठीक है। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप यूज कर लो तो आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब डेल्टा एन जी की वैल्यू कहां से आएगी, तो आपको इस रिएक्शन के लिए फिर उसके लिए इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। वो कह रहा है कि आपने ग्रेफाइट को बर्न किया है सिर्फ, ठीक है, तो बर्न किया तो इतनी हीट निकली। मतलब जब भी आपने कार्बन की बर्निंग करवानी है तो किसकी मौजूदगी में होनी है भाईजान, वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होनी है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवा दो, ठीक है, यानी कि कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करते ये दोनों बर्न होंगे तो क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, ठीक है। अब डेल्टा एन जी निकालना है तो डेल्टा एन जी का फार्मूला क्या था, NP माइनस NR, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हैं गैस स्टेट के अंदर, कार्बन है ये भी गैस स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ये ऑक्सीजन है ये भी गैस स्टेट में, तो ये सॉलिड स्टेट में था। हमें सिर्फ गैस स्टेट वाले नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट से मतलब है। तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, इस यहाँ पे पुट करो 1 - 1 किसके इक्वल आ जाएगा,
जीरो के, तो आर और टी की वैल्यू को फिर रखने का यहाँ पे फायदा ही कोई नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। अगर ये सारा फैक्टर जीरो है तो डेल्टा ई की वैल्यू रख दो यहाँ पे, वो कितनी आएगी, -395, ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच बाई डेल किसके इक्वल आ जाएगा, -395 किलो जूल पर मोल में आ गई ना वैल्यू फिर, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने यहाँ से डेल्टा एच की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। हाँ, जब भी हम बात करेंगे कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो किस स्टेट में है, सभी के सभी रिएक्टेंट सभी के सभी प्रोडक्ट जो हैं वो अगर लिक्विड या सॉलिड स्टेट में है, तो वहां पे याद रखिएगा रिलेशन वो क्या होता है कि आपका जो डेल्टा एच होता है वो नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, डेल्टा ई के। मतलब वहां पे आपको ये इक्वेशन यूज आप नहीं कर सकोगे, ठीक है, तो फिर आप डेल्टा ई की वैल्यू इसको इक्वल पुट कर दोगे, डेल्टा एच के इक्वल पुट कर दोगे। तो ये था आपका बम फ्लोरीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।